हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर में। और दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि बीच में इतने दिन क्लासें क्यों नहीं हुई दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दौरान हमारी टीम के कुछ मेंबर्स बीमार पड़ गए थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसीलिए आपकी क्लासें थोड़ी डिले हो गई। लेकिन दोस्तों, उम्मीद है कि इस दौरान आपने रिविज़न किया होगा और लगातार पढ़ते रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया होगा दोस्तों। और दोस्तों, कल राखी का त्यौहार था, आपने उम्मीद है आपने बड़ी धूमधाम से मनाया होगा दोस्तों। और दोस्तों, जिस तरह से आपने रक्षा सूत्र अपने हाथ पे बनाया है, इसी तरह दोस्तों अपने माँ बाप का और अपनी बहनों का सपना आपको पूरा करके दिखाना है दोस्तों। और दोस्तों, आप लगातार पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, क्योंकि समय किस तरह है, नाव और पानी की तरह है कि एक बार जो चला गया आप उसे दोबारा नहीं छू सकते दोस्तों। तो जो समय है उसका सदुपयोग कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप उसे दोबारा नहीं पकड़ सकते। और दोस्तों, आप हार मत मानिए, क्योंकि आप हार मान लोगे तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। आपको बोलना चाहिए अपने आप से कि हार कैसे मान लूँ, ये मेरे माँ बाप का सपना है, कोई मजाक थोड़ी ना है। तो दोस्तों, आप लगातार पढ़ते रहिए। क्लासें बीच में कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से डिले हो गई थी, तो आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए दोस्तों। और उम्मीद है दोस्तों आप सभी पढ़ रहे होंगे, आपके एग्ज़ाम भी लगभग नज़दीक आ चुके हैं और आप पढ़ते रहिए। हम भी हमारी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों, और इसीलिए दोस्तों हम बार बार लौट के आ रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई पूरी होती रहे और आप अपने माँ बाप का और हमारा सपना पूरा करें। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के बारे में। और दोस्तों, राष्ट्रपति की हम आपात शक्तियाँ पढ़ रहे थे दोस्तों। उसमें हमने देखी थी सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियाँ, उसके बाद में विधायी शक्तियाँ और फिर न्यायिक शक्तियाँ, और इसके अलावा जो कूटनीतिक शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ देख रहे थे दोस्तों। उन्हीं आपातकालीन शक्तियों में दोस्तों आज हम देखेंगे राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति शासन वाली शक्ति है अनुच्छेद 356 के तहत दोस्तों, उसके बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले एक बात और करना चाहूँगा आपके साथ कि जिन भी भाइयों के एनटीपीसी में अच्छे नंबर है वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिए, क्योंकि अगर रिजल्ट आने का वेट करोगे, आप रिजल्ट आने के बाद में तैयारी शुरू करोगे तो दोस्तों बहुत सारे लोगों से पीछे हो जाओगे। और आपको पीछे नहीं होना दोस्तों, क्योंकि समय और पानी और नाव दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि समय कैसा है, पानी और नाव की तरह है, एक बार निकल गया तो हम वापस उसे छू नहीं सकते। तो उसी बहते पानी की तरह समय है। तो आप लगातार अपनी तैयारी कंटिन्यू बनाए रखिए ताकि एनटीपीसी आपके हाथ से ना निकले। ये बहुत ही अच्छी भर्ती है दोस्तों, और ये आपको सिलेक्शन हो गया तो आपका और आपके माँ बाप का सपना पूरा होगा और आप आत्मनिर्भर हो जाओगे दोस्तों, आपकी आर्थिक परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो हम राष्ट्रपति की शक्तियों में देख रहे थे, तो दोस्तों उसी में अपना है कि अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356। तो दोस्तों ये है राष्ट्रपति शासन से संबंधित, राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति शासन होता है उससे संबंधित शक्ति है दोस्तों। तो राष्ट्रपति शासन दोस्तों किस तरह लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और अनुच्छेद 356 ये किससे संबंधित है, ये अपने राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो राष्ट्रपति शासन ये किस आधार पर लगाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रपति शासन है ये संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगाया जा सकता है। जैसा कि हमारे संविधान में वर्णित है कि राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाएगा जब से उस राज्य में, संबंधित राज्य में क्या हो जाएगा, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा। तो दोस्तों, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा, ये राष्ट्रपति को कैसे पता लगेगा दोस्तों। क्या कोई सपना थोड़े आएगा कि फलाने राज्य में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है कहाँ पे, दिल्ली में, और राष्ट्रपति भी दिल्ली में बैठता है, राष्ट्रपति भवन में। तो दोस्तों, जैसे दक्षिण के राज्य हैं तमिलनाडु वगैरह, कर्नाटक, और उत्तर पूर्व के राज्य असम, मेघालय, मिजोरम। तो दोस्तों, कैसे पता लगेगा कि इतनी दूर का कि वहाँ पे संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है, संवैधानिक तंत्र है वहाँ पे संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता। तो दोस्तों, ये चीज़ें राष्ट्रपति को पता लगती है राज्यपाल के माध्यम से। तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन देता है कि अब राज्य में संवैधानिक जो हमारा संविधान है उसके अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता। तो इस आधार पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जाती है राज्यपाल के द्वारा।
और इसके अलावा एक स्थिति और आती है दोस्तों, जब राज्यपाल के क्या होता है, जब राज्यपाल की बिना अनुमति, राज्यपाल के बिना प्रतिवेदन के भी क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन। तो वो स्थिति में आगे पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं जो राज्यपाल हमारा वो राष्ट्रपति को कैसे प्रतिवेदन देता है। जो अनुच्छेद 356 है दोस्तों, इसी के तहत क्या करेगा, जो राज्यपाल है हमारा, राज्यपाल संबंधित राज्य का राज्यपाल वो क्या करेगा, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। उसी प्रतिवेदन के आधार पर क्या होगा, संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। इसी प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति शासन, तो संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। तो दोस्तों इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है कि राज्यपाल प्रतिवेदन देगा। क्या होगा तब, राज्यपाल अपने उसमें बताएगा कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। तो संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन संबंधित राज्य में लग जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों राज्यपाल कौन होता है जो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है, तो दोस्तों राज्यपाल राज्यों में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। एक प्रकार से आप जैसे कह सकते हो कि किसी का राज्यपाल राष्ट्रपति का बेटा ही होता है। तो राष्ट्रपति इसको लगाता है कि इस राज्य का प्रशासन तुझे संभालना है। तो उस दौरान अगर जो संबंधित राज्य में संविधान के आधार पर शासन नहीं चलाया जा सकता, तब क्या बोलता है राज्यपाल कि आप इस राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लीजिए, यहाँ पे अब संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता। तब राष्ट्रपति अपने हाथ में लेता है और फिर सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है। तो दोस्तों इसी कड़ी में एक चीज़ और होती है कि अगर राज्यपाल प्रतिवेदन ना दे तो भी क्या हो सकता है, राष्ट्रपति शासन संबंधित राज्य में लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आप बोलोगे कि अब राष्ट्रपति को सपना आएगा बिना राज्यपाल के प्रतिवेदन के ही, क्या राष्ट्रपति को सपना आ जाएगा कि उस राज्य में जो दक्षिणी के राज्य हैं या पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें इतनी दूर है, तो क्या राष्ट्रपति को सपना आएगा? तो दोस्तों राष्ट्रपति को सपना नहीं आता। क्या होता है कि कुछ ऐसी एजेंसियां होती है केंद्र सरकार की जो क्या करती है, संबंधित राज्य में काम कर रही होती हैं, तो उनके माध्यम से भी राष्ट्रपति को पता लग जाता है कि संबंधित राज्य में राष्ट्रपति जो संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना ही पड़ेगा। तो इस आधार पे भी लगाया जा सकता है कि बिना राज्यपाल के प्रतिवेदन के। क्या किया जा सकता है, बिना राज्यपाल के प्रतिवेदन के भी ये राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक स्थिति और आती है जिसका वर्णन अनुच्छेद 355 में है। अनुच्छेद 355 में अनुच्छेद 355 दोस्तों ये क्या कहता है, अनुच्छेद 355 ये दोस्तों कहता है कि ये जो राज्य है उनकी सुरक्षा का दायित्व किसका होगा, संघ सरकार का होगा। तो दोस्तों आप बोलोगे कि हम राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे सुरक्षा का दायित्व क्यों आ गया बीच में? तो दोस्तों ये जरूरी है कि जो राज्य हैं जिनकी क्या होगा, संघ सरकार क्या करेगी, इनका सुरक्षा का दायित्व है। क्या होगा, संघ सरकार का दायित्व होगा कि ये राज्यों की क्या करे, जो संबंधित राज्य हैं, भारत के जो राज्य हैं उनकी क्या करेगा, राज्य की बाह्य आक्रमण
बाह्य आक्रमण और आंतरिक असंतोष, आंतरिक सुरक्षा करेगा। और भी दोस्तों, राज्य की सारा दायित्व जो राज्य की सुरक्षा का सारा दायित्व किसका है? केंद्र सरकार का। तो दोस्तों, और वहाँ पे एक कार्य और करेगा, जो संवैधानिक तंत्र है इसकी पालना भी सुनिश्चित करवाएगा। कौन? केंद्र सरकार। संवैधानिक तंत्र की पालना भी सुनिश्चित करवाना केंद्र सरकार का दायित्व है। तो इसी दौरान दोस्तों, अगर बाह्य आक्रमण हो जाता है या आंतरिक सुरक्षा का राज्य की कोई मुद्दा होता है, आंतरिक विद्रोह वगैरह हो जाता है, या फिर जो वहाँ पे संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जाता, तो इन स्थितियों के आधार पर जो राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जा सकता है। इसीलिए अनुच्छेद 355 महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक अनुच्छेद आता है अपना, एक अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 है दोस्तों, ये क्या है? अनुच्छेद 365 के तहत जो केंद्र सरकार है दोस्तों, वो राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है कि आप किस काम को किस तरह से करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर राज्य सरकार ना माने कि इस केंद्र सरकार ने जो कहा है उसको राज्य सरकारें ना माने, तो क्या होगा? ये संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। क्या माना जाएगा? केंद्र सरकार के जो निर्देश है उसको नहीं मानना संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। निर्देश राज्य द्वारा न मानना क्या होगा? राज्य जो संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। अगर दोस्तों केंद्र सरकार का जो निर्देश है उसको राज्य सरकार नहीं मानती है, तो क्या होगा? संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। तो दोस्तों, इस जो अनुच्छेद 365 है, इसके तहत जो केंद्र सरकार को जो अधिकार दिया गया है उसका बहुत बार दुरुपयोग हुआ है दोस्तों। जो सभी सरकारें हैं उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है, तो इस पर बार बार विवाद उठता है कि इसको हटा देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये ज़रूरी भी है कि कभी कभार ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं जहाँ पे वास्तव में निर्देश मानना जरूरी है लेकिन राज्य सरकार ना माने तो प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो भारत की अखंडता के लिए ऐसा जरूरी है। तो दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। दोस्तों, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं जो अनुच्छेद 360 है। कौन सा? अनुच्छेद 360। दोस्तों, आप सभी को पता है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। किससे है दोस्तों? जो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल। तो दोस्तों, वित्तीय आपातकाल है, यह अनुच्छेद 360 के तहत है। तो दोस्तों, ये कब लगाया जाता है? तो दोस्तों, ये लगाया जाता है जब क्या हो? भारत की साख पर संकट हो, आर्थिक संकट आ जाए भारत में, तो उस दौरान ये वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। भारत की साख पर सवाल खड़े हो जाए। तो दोस्तों, ऐसी स्थितियाँ 2-3 बार आ चुकी है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली स्थिति मैं बताता हूँ आपको, जो 1991 का उदारीकरण अपनाया गया था, उससे पहले आई थी। तब भारत के पास मात्र 7 दिन का विदेशी मुद्रा बची थी, मतलब 7 दिन का ही पेट्रोल डीजल हम खरीद सकते थे, इतनी सी मुद्रा बची थी भारत के पास। तो उसी दौरान फिर उदारीकरण अपनाया गया। इसके अलावा जब विश्व में आर्थिक मंदी आई थी 2008 के लगभग, तब भी ऐसी स्थिति आई थी। और अभी
जो महामारी का दौर चल रहा है दोस्तों, तब भी ऐसी स्थिति आई थी। लेकिन ये हमारी सरकारों की दृढ़ता है दोस्तों कि इन्होंने जो वित्तीय आपातकाल है वो नहीं लगाया दोस्तों, क्योंकि इससे भारत की साख पर बहुत गहराई से लंबे असर दिखाई देते दोस्तों। तो इन्हीं चीज़ों को समझते हुए हमारी सरकारों ने मजबूती के साथ डटी रही और वित्तीय आपातकाल जैसी स्थितियाँ नहीं आने दी दोस्तों। तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है दोस्तों। इसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है दोस्तों? अधिकतम अवधि के बारे में संविधान मौन है, लेकिन दोस्तों वित्तीय आपातकाल लगाने के दो मंथ है, 2 माह के अंदर संसद की अनुमति लेना जरूरी है। दोस्तों हमने पढ़ा था पहले कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसमें 1 मंथ था, अब इसमें 2 मंथ है। तो दोस्तों इसके अलावा एक स्थिति क्या होगी कि जो इसकी जो अवधि है, अधिकतम अवधि कितनी होगी, उसके बारे में क्या है, हमारा संविधान मौन है अधिकतम अवधि के बारे में। तो हमारा संविधान इसके बारे में मौन है। तो दोस्तों इसका प्रभाव क्या होगा, इसके प्रभाव में हम देखते हैं। तो इसके प्रभाव में दोस्तों क्या होगा, जो हमारे जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों के वेतन में क्या होगी, कटौती होगी दोस्तों। अगर दोस्तों न्यायाधीशों के वेतन में कटौती हो रही है तो मान के चलिए कि जो सारे जो अधिकारी होते हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं सारे, उन सभी के वेतन में क्या होगी, कटौती होगी दोस्तों। तो सभी के वेतन में क्या होगी, कटौती। इसका प्रभाव ये होगा। तो दोस्तों इस दौरान सारे संवैधानिक पदों पर कटौती की जा सकती है। उनमें न्यायाधीशों के वेतन में कटौती होगी और सारे अधिकारियों के वेतन में कटौती हो सकती है। और इसके अलावा एक चीज़ और है दोस्तों, जो हमारी राज्य सरकारें हैं, क्या राज्य सरकारें जो धन विधेयक प्रस्तुत करती हैं दोस्तों, वो किसके अनुमति से प्रस्तुत करेगी दोस्तों? ये हमारी जो संघ सरकार है, जो धन विधेयक है, जो धन विधेयक है दोस्तों, ये संघ सरकार की अनुमति से ही प्रस्तुत करेंगी। तो दोस्तों ये था अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, और ये इसकी अवधि के बारे में था और इसका प्रभाव ये भी हमने देख लिया। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारे जो राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के बारे में दोस्तों। और दोस्तों आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, और दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट करते रहिए ताकि हमें पता लगता रहे कि आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं। और कुछ डाउट हो तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हो दोस्तों। ये थी हमारे वित्तीय आपातकाल की सारी स्थितियाँ, उनके प्रभाव वगैरह। तो दोस्तों मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में एक बार इनका रिवीजन करवा देता हूँ कि दोस्तों जो हमारा जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसका 1 महीने के अंदर अनुमोदन जरूरी है दोस्तों। तो 1 महीने के अंदर उसका अनुमोदन करवाना जरूरी है संसद के द्वारा, और संसद ना हो तो राज्यसभा के द्वारा उसका, जो हमारे लोकसभा अगर सत्र में ना हो तो राज्यसभा के द्वारा उसका अनुमोदन करवाना जरूरी है। और इसके अलावा दोस्तों 6 महीने के अंदर संसद के द्वारा इसका अनुमोदन जरूरी है, तभी इसको अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो अपना राष्ट्रपति शासन है उसको दोस्तों 2 महीने में उसके लिए अनुमति लेना जरूरी है, और फिर इसे 1 साल या 3 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। विशेष परिस्थितियों में दोस्तों इसको लंबे समय तक भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं पंजाब का, वहाँ पे 7 साल तक लगातार राष्ट्रपति शासन रहा था, लेकिन हमारे संविधान में इसके लिए 3 साल तक की स्थिति वर्णित है, लेकिन वो विशेष परिस्थितियाँ और संविधान में कुछ संशोधनों के माध्यम से लागू किया जा सकता है। या फिर हमारा जो चुनाव आयोग
जो अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की जो संरचना है। तो दोस्तों अगर चुनाव आयोग मना कर दे कि इस समय राज्य में चुनाव नहीं करवाए जा सकते, तब भी क्या हो सकता है, तब भी राष्ट्रीय शासन है उसे बढ़ाया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों हमारा जो वित्तीय आपातकाल है, जो वित्तीय आपातकाल है दोस्तों, इसकी 2 महीने के अंदर अनुमति लेना जरूरी है। और दोस्तों इसकी जो लंबी अवधि है उसके बारे में संविधान में है कि इसे कब तक लागू रखा जा सकता है दोस्तों, और इसके क्या क्या प्रभाव रहते हैं, ये सब चीज़ें आप देख ही रहे हो कि जो न्यायाधीशों के वेतन में कटौती और राज्य सरकारें हैं वो जो धन विधेयक है वो केंद्र सरकार की अनुमति से प्रस्तुत करेगी दोस्तों। और दोस्तों ये सब चीज़ें हमारे जो वित्तीय शक्तियाँ दोस्तों, वित्तीय शक्तियाँ, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल, ये हमारे संघ सरकार के जो हमारी जो भारत में सरकार है एकात्मकता के लक्षण है, दर्शाती है कि भारत है क्या है, अखंड भारत है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। इसलिए ये 3 शक्तियाँ हमारे राष्ट्रपति में नियुक्त की गई है ताकि भारत के और टुकड़े ना हो सके, अखंड भारत को कोई खंड ना कर सके दोस्तों। तो ये स्थितियाँ बहुत जरूरी है, इसीलिए ये 3 स्थितियाँ हमारे संविधान में वर्णित की गई है। इसी से भारत की एकता बनी रहती है दोस्तों, और जो विकट स्थितियाँ आती है उनसे भारत बचा रहता है। इसीलिए भारत अभी तक बाह्य आक्रमण के समय और ऐसी चीज़ों में पूरा भारत एकजुट होता है दोस्तों। भले ही क्षेत्रीय विविधता या सांस्कृतिक विविधता भारत में बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसके बावजूद भी भारत एक सूत्र में पिरो कर रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे एकात्मकता के लक्षण हैं जो हमारा जैसे कि शीर्ष पर राष्ट्रपति दोस्तों, उसके बाद में राज्यपाल, या शीर्ष पे राष्ट्रपति हो गया, उसके बाद में चारों तरफ हर राज्य में राज्यपाल हो गए। तो एकात्मकता के लक्षण को दर्शाता है। एकल नागरिकता, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे एकल नागरिकता के कॉन्सेप्ट को दर्शाते हैं। इससे ही भारत की एकता बनी रहती है। इसलिए भारत को यूनियन ऑफ द स्टेट कहा गया है, फेडरल स्टेट की जगह। तो दोस्तों ऐसी कुछ स्थितियाँ थी। तो दोस्तों आप क्लास का मजा लीजिए, ढंग से पढ़ते रहिए, चीज़ों को समझिए। और दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।